श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। ऐसा लगता है कि साउथ एशिया में एक नई तारीख रकम हो रही है। वहीं जेन ज़ी आज अपने सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो रही है और अपने सिस्टम के खिलाफ तब तक लड़ती है जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही नेपाल में हुआ, जहां शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई और फिर देखते ही देखते मंजर ऐसे बदला कि बात गोलियां और मिनिस्टर के गड़ू को आग लगाने तक पहुंच गई। व्यूअर्स, आज हम समझेंगे कि असल में नेपाल में हो क्या रहा है और क्या ये मुल्क भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह एक ग्रेट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चले आए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। 4 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली की हुकूमत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। एक्सक्यूज ये दिया गया कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया गया है, लेकिन जेन ज़ी को सब समझ आ गया कि असल में हुकूमत अपनी करप्शन के राज छुपाना चाहती थी, जो सोशल मीडिया मुसलसल एक्सपोज कर रहा था। हुकूमत के लोगों के लग्जरी लाइफस्टाइल को कोई और नहीं, जेन ज़ी एक्सपोज कर रही थी, खास तौर पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील्स के जरिए, जहाँ वो देखते कि आम लोग कितनी मुश्किल में हैं, जबकि उनके टैक्सेस पे पलने वाले मिनिस्टर के बच्चे फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं और लग्जरी कार्स इस्तेमाल करते हैं। जब हुकूमत ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया तो अवाम की सबसे बड़ी आवाज भी खामोश करा दी गई। हुकूमत को लगा कि ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, लेकिन मामला तब खराब हुआ जब अवाम ने चुप रहने से साफ साफ इनकार कर दिया। नेपाल के एक NGO के मालिक सुदान गोरंग ने VPN का सहारा लेकर ऑनलाइन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। पोस्टर और बैनर्स तैयार हुए और स्टूडेंट्स को बुलाया गया, मगर इस पैगाम के साथ के सिर्फ वाटर बॉटल्स और बुक्स लेकर आना, क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। 8 सितंबर की सुबह काठमांडू, पोखरा और चितवन हर जगह स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स निकल आए यूनिफॉर्म में, प्ले कार्ड्स के साथ, और यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ में एंटर हुई। शुरू में सब कुछ पीसफुल था। स्टूडेंट्स ने पुलिस को दिखाया कि उनके पास कोई वेपन्स नहीं, लेकिन अचानक पुलिस की तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। इन गोलियों से 19 जवान मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अफसोसनाक बात ये कि पुलिस की गोलियों से सिर्फ जवान ही नहीं निशाना बने, एक 12 साल का बच्चा भी पुलिस की गोलियां लगने से हलाक हो गया। इस सब के बाद अवाम का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं रही थी, अब अवाम प्राइम मिनिस्टर ओली से रिजाइन मांग रही थी। कुछ मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे भी दिया, लेकिन अवाम सिर्फ मिनिस्टर के रिजाइन से खुश नहीं थी। अब उन्हें पूरा सिस्टम साफ करना था। अगले दिन 9 सितंबर को प्रोटेस्ट और इंटेंस हो गए। मिनिस्टर्स के घर जलाए गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग लगा दी गई, कम्युनिकेशन और फाइनेंस मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी आग लगा दी गई। और फिर वो विजुअल्स जो पूरी दुनिया ने देखे कि पॉलिटिशियन हेलीकॉप्टर्स पे भाग रहे हैं। व्यूअर्स, नेपाल की हिस्ट्री में पहली दफा इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ। 2006 की मूवमेंट पे भी क्रैकडाउन हुआ था और लोग तब भी मारे गए थे, लेकिन जिस तरह इस पर लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर निकले, इसी वजह से कहा जाने लगा कि नेपाल अब श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते पर है। लेकिन इन सब में एक फर्क भी था। बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहकर और ज्यादा कत्ल किया, मगर नेपाल में ये गलती नहीं दोहराई गई। ओली ने शाम तक अपना रिजाइनेशन अनाउंस कर दिया, सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, मिनिस्टर्स भी सब कुछ छोड़कर भाग निकले। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है कि क्या सिर्फ रिजाइनेशन करप्शन और नेपोटिज्म को खत्म कर देगी, या यूथ को सिस्टम तोड़कर नया सिस्टम बनाना होगा। नेपाल का नेशनल डे 19 सितंबर आ रहा है। उस दिन 10 साल पहले मोनार्की खत्म हुई थी और नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। अगर 19 सितंबर से पहले लीडर्स करप्शन के खिलाफ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं, अपनी गलतियां मान लेते हैं, तो नेपाल की आवाम के पास एक हिस्टोरिकल चांस होगा कि वो खून खराबे के बगैर अपनी हिस्ट्री दोबारा लिख सके। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं होगा। नेपाल का पूरा पॉलिटिकल एलीट एक ही सिस्टम से फायदा उठाता है। ओली हो या प्रचंडा, डोबा हो या कोई और, सब पावर को अपने बीच घुमाते रहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करके फिर से अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अवाम का गुस्सा और बढ़ जाएगा और इस दफा प्रोटेस्ट और वायलेंट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर यूथ मूवमेंट अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेता है, क्लियर लीडरशिप और कंक्रीट डिमांड्स के साथ आगे बढ़ता है, तो नेपाल के लिए ये एक जेन्युइन रीसेट बटन बन सकता है। एक नई और ऐसी पॉलिटिकल फोर्स उभर सकती है जो
करप्शन और नेपोटिज्म से फ्री हो। एक चीज क्लियर है, नेपाल अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। यूथ ने जो आवाज उठाई है उसे दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, नेपाल अपनी पॉलिटिक्स को रीसेट कर पाएगा या फिर वही पुराने लीडर्स नए चेहरे के साथ वापस आ जाए? कमेंट्स में अपनी राय भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।